तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो आप लोग कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर पहला स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस चैप्टर का हम जो है आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ये कक्षा 10 की गणित है और इसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया के जितने, और यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगा है, दुनिया के जितने भी नंबर हैं, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं सब वास्तविक संख्या है, मतलब जितने भी नंबर हैं सब वास्तविक संख्या है। जो कुछ भी है वो वास्तविक संख्या ही है। तो अब चलो आगे देखते हैं। अगला है हमारा परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या क्या है, आइए देखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू पूर्णांक होते हैं तथा क्यू बराबर 0 नहीं होता। चलो अब आइए देखते हैं ये परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या रही है? जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या हो उसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख दें तो वो परिमेय संख्या में आ जाएगी। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या हो गई। 3/2, 2 ये कैसे है? क्योंकि इसके बटे में 1 लगा रहता है इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। और एक शर्त और है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 2/0 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अगर ऐसा हो तो ये सही चीज़ है। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं 2, 5, -3 हो गया, 0/1, 22/7, √4। आप कहोगे सर ये √4 कैसे परिमेय संख्या है? तो आप यहाँ पर देखिए, ये √4 है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के बटे में 1 हमेशा लगा ही रहता है तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 25 से 5 बाहर आ जाएगा तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण में ये अपने सारे रूट वाले नंबर हो जाएंगे। रूट वाले नंबर के अंदर अभाज्य संख्या होनी चाहिए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सारे रूट वाले नंबर नहीं होते अपरिमेय संख्या। जो जिसमें अभाज्य संख्या घुसी हो फिर रूट लगाओ तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए अपना हो जाएगा √3, √7 पाई। ऐसे ही आप अपरिमेय संख्या को समझ सकते हैं। अब चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये देखिए, अब आता है हमारा पूर्णांक संख्या। आइए देखते हैं ये पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या जिसमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें पूर्णांक में मतलब धनात्मक संख्याएं हो, एक शून्य हो और ऋणात्मक संख्याएं। तो यह उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शून्य अपना बीच में हो गया, शून्य के इस साइड जो है वो प्लस की संख्या चलेगी, इस साइड जो है माइनस की संख्या चलेगी। ये अपना पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब आता है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में होल नंबर लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। 0 से लेके जो अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे मान के चलिए दोस्तों, अपन कोई भी चीज़ गिन रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? ऐसे गिनना, ऐसे तो नहीं गिनते 0, 1, 2। आप 1 से गिनना स्टार्ट करते हो, 1, 2। मान लो आप नोटों की गिनती मार रहे हो। मेरे पास तो पैसा है नहीं, जिसके पास है तो वो नोटों की गिनती मारता है कि नहीं? नोटों की गिनती मारता है तो ऐसे तो नहीं मारता 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे में तो उसको घाटा लग जाएगा। वो ऐसे गिनती मारता है 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से उसने शुरू किया ना, ये प्राकृतिक है। मतलब इसलिए
नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इस प्रकार से आप प्राकृत संख्या समझ सकते हैं। अब आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है वह संख्या जो दो से विभाज्य है। जो संख्या मतलब दो से विभाज्य है उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4। तो अब आती है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं है, इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन हो गई। वह संख्या जो दो से विभाज्य नहीं है, जैसे अपना हो गया 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या हो गई। और सम संख्या जो दो से विभाज्य 2, 4, 6, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपने समझ लिया। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या समझते हैं। इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। मैंने गाइस यहाँ पर सीधी सीधी डेफिनेशन लिख दी है। मैंने घुमाया नहीं है कि जो संख्या है दो से और स्वयं से, ये मैंने फालतू वाली वो नहीं की है। मैंने इसमें सीधी सीधी डेफिनेशन डाली है। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये सीधा सीधा आप याद रखिए। और अगर मैं आपको बड़ी डेफिनेशन बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप सीधा सीधा याद रखिए, इस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण 4, 9, 12, 15, 16, 20, ये आप देख सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अभाज्य संख्या। इस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। आप भाज्य संख्या को याद रखिए कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या को याद रखिए कि इस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड वो कौन से होते हैं? पहला तो एक है, क्योंकि दोस्तों एक किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। और दूसरा वो खुद संख्या है। उदाहरण के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 19। ये अभाज्य संख्या के उदाहरण हो गए। अब अगला आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। आइए समझते हैं ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है। यदि दो संख्याओं का मासापा यानी HCF एक है तो वे सहभाज्य संख्या है। यदि दो संख्याओं का मासापा HCF, किसी अगर दो संख्याओं का अगर HCF अपन एक निकाल देंगे ना गाइस, तो वह सहभाज्य संख्या हो जाएगी। आओ देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं। मैं आपको गाइस दिखा रहा हूँ। जैसे गाइस मान लीजिए अपने पास ये 2 और 3 है। इसका अपन को HCF निकालना है। तो 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 1, 3 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 1। और HCF में अपन क्या करते हैं, इसका कॉमन देखते हैं। तो ये कॉमन इसमें 1 आ रहा है, तो इसका HCF 1 है। मतलब 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्याएँ हैं। 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएँ हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मासापा HCF है तो वह सहभाज्य संख्या है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2, 3 हो गया, 1, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पर एक ठो नोट लगा हुआ है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। चलो हम नोट को पढ़ते हैं। ये नोट हमारा कह रहा है एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। मतलब जो एक है वो ना वो भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। ये बोर्ड एग्जाम के बगल में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें कि एक ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अब देखिए ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भाज्य संख्याओं को है वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय होता है। मतलब अपन भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इनका एक क्रम, ये चीज़ें एक क्रम में होनी चाहिए तो ये ठीक है, नहीं तो ये ठीक नहीं है। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं, मान के चलिए जी 40 लेते हैं। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ऐसे 2 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, 2 से काटेंगे 10 आएगा, ये आएगा 5, ये 2, ये 1, ये 5। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5। ये सब अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में व्यक्त हो गया।
लेकिन अगर हम इस 40 को कुछ इस तरीके से काटें, 5 से काटें, फिर 8 से, फिर 2 से, तो फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणे 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये चीज़ सही मानी जाएगी, ये चीज़ गलत मानी जाएगी। ये हमारी प्रमेय 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कह रही है। समझ में आया गाइस? इस प्रकार से हमारे प्रमेय 1.1 पढ़नी थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कहती है हमारी प्रमेय 1.2। आइए अपनी हम प्रमेय 1.2 देखते हैं। मान लीजिए p एक संख्या है। मान लीजिए p एक संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये हमारी प्रमेय 1.2 कह रही है। आइए कैसे करती है ये देखते हैं। चलो मान लेते हैं। मान लो p कोई संख्या है। मान ली p मान लीजिए 2 है। p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। a स्क्वायर मान लो ये 4 हो गया। एक की जगह 4 मान लो, 4 के स्क्वायर को, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो और ये p का अपना कितना है 2, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 8। तो p जो है हमारा a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो ये शर्त कह रही है p a को भी विभाजित करेगा। तो a हमारा कितना था 4 और p कितना था 2। तो ये हाँ, ये बात सही निकली। तो इस प्रकार से हमारी प्रमेय 1.2 काम करती है कि p अगर यदि एक संख्या है p a स्क्वायर के विभाजित करती है तो p o को भी विभाजित करेगी। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से अब हम देख रहे हैं संख्याओं के HCF व LCM ज्ञात करना। चलिए समझते हैं ये कैसे HCF और LCM ज्ञात करते हैं इस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एग्जाम्पल है हमारा 6 और 20 का LCM ज्ञात करना है। तो LCM की यहाँ पर शर्त लगी हुई है संख्याओं में प्रत्येक अवयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, बड़ी घात का गुणनफल तो होता है और साथ में सभी संख्याएं को लिया जाता है। ये नहीं कि मतलब वो अवयनिष्ठ संख्या बस, जिसमें इसमें गुणनखंडों में जितनी भी संख्याएँ आएंगी सबको एक एक बार लिखा जाएगा बड़ी घात के साथ। तो यहाँ 2 और 3, 2 की इसमें दोनों में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 2 बार दिख रहा है। तो 2 को हमने स्क्वायर लगा दिया। और अगली 3 आग दिख रही है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही दिख रही है, 1 ही लगा दिया। 5 की 1 ही दिख रही है। इन सब का हम गुणा कर देंगे तो हमारा LCM निकल आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 और 4 थी ये 12, 12 पंचे 60, ये हमारा 60 HCF आ गया। इस प्रकार से हमें LCM ज्ञात करना है। अब आता है हमारा HCF तथा LCM में संबंध। तो ये एक सूत्र है HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। आइए इसे देखते हैं। LCM गुणे HCF A गुणे B। एग्जाम्पल हमारा ये सूत्र है। फिर ये इसमें एग्जाम्पल दिया है A बराबर 6 B बराबर 20, LCM 60 है, HCF ज्ञात करना है। इस सूत्र से अगर हमें कोई एक चीज़ नहीं दी हुई होती है तो हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे HCF तो हमें ज्ञात ही करना है। LCM दिया हुआ है 60, तो यहाँ 60 उसकी वैल्यू रख दी। A गुणे B, A हमारा है 6 तो यहाँ पर 6 रख दिया, और B है 20 तो 20 रख दिया। HCF यहीं का तहीं रहा। ये गुणे में 60 है तो ये बटे में पहुंच गया 6 गुणे 20 के। और यहाँ 6 कम 6, ये 20 छक्का 120, तो ये 120 और 120 का भाग 60 में गया तो 60 दूनी 120, तो HCF हमारा 2 आंसर आ गया। तो ये था चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास 10th का। पसंद आया हो तो गाइस ठीक है, और नहीं पसंद आया तो कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद मित्रों।